अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसा जानते हैं आप लोग, दो चैप्टर हैं, एक चार्ज एंड फील्ड एंड देन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे इन पर। सबसे पहले आपके लिए कुछ बातें। 11th क्लास में आप लोगों की पढ़ाई शायद सही से नहीं हो पाई। कोविड-19 की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व डिस्टर्ब रहा और हम और आप लोग तो है ही। पिछले एक साल से ऊपर हो गया हमारा इंस्टीट्यूट बंद है। ऑनलाइन ही क्लासेस होती थी, वो भी पेपर की वजह से बंद करना पड़ा था। फिर हमने सोचा क्यों नहीं 11th क्लास के बच्चे जो अब 12th में आए हैं उनके लिए स्टार्टिंग से वीडियो बनाया जाए। बिल्कुल आप घर बैठे रहो, एक वीडियो या दो वीडियो डेली देखो। हमारे बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा रहा हूं और एंड तक पढ़ाऊंगा। आप हमारे चैनल पर अगर बने हैं तो आपको हर एक वीडियो और उसका अपडेट मिलता रहेगा। सो जल्दी से आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन्होंने वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। बच्चों, मैं दावा करता हूं कि आप बहुत ही इजी वे में विदाउट एनी एफर्ट आपको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स के लिए मैं हूं। कंडीशन एक है, आपको प्रॉमिस लेना पड़ेगा कि कम से कम एक या दो वीडियोस डेली देखें और नोटबुक और कलम लेकर बैठ जाएं। उससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे नोट्स के लिंक हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स अपलोड कर सकते हो। अब ज़्यादा बातें नहीं करें, चलते हम लोग चैप्टर फर्स्ट की तरफ। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों, चार्ज की स्टडी हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक जब चार्ज रेस्ट में हो और दूसरा जब चार्ज मोशन में हो। जब चार्ज रेस्ट में हो और हम फिजिक्स में इसके स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो चार्ज स्टैटिक यानी रेस्ट, स्टडी अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट। और दूसरा है मोशन में जब चार्ज मोशन में है तो उसका स्टडी करते हैं इन ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरे में होगा पोटेंशियल
पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 होगा और मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर 4। यानी कह सकते हैं कि 1 to 4 चैप्टर जो है वो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और इसका वेटेज 8, 7, 15 और 8, 23 मार्क्स का वेटेज होगा अप्रॉक्सीमेटली। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज है क्या? व्हाट इज मीन बाय अ चार्ज? चार्ज कोई बॉडी नहीं है। चार्ज को हम देख नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि चार्ज किसी बॉडी के ऊपर ही होता है, और वी कैन से बॉडी के अंदर ही होता है चार्ज। हाउ इट कैन बी डिफाइंड? चार्ज इज द फिनोमेना due to which it can attract or repel the other body or other charged body। एक तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा है कि it is the phenomena due to which it can produce electric field as well as मैग्नेटिक फील्ड, राइट। चार्ज वो फिनोमेना है जिसके कारण, वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा? जबकि चार्ज आइदर इन रेस्ट हो या मोशन, दोनों केस में। और मैग्नेटिक फील्ड जब ये मोशन में हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? फ्लो ऑफ चार्ज है। चलिए, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे इसमें, आते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कूलम। कूलम कैपिटल सी से लिखते हैं। एक छोटे यूनिट पढ़ते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम। इसको ESUB पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट और स्टैट कूलम। What is the relation between these two? 1 coulomb is equals to 3 into 10 के पावर 9 ESU स्टैट कूलम, राइट। उसके बाद चूंकि कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, तो छोटे छोटे यूनिट्स भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे माइक्रो कूलम, ये होता है 10 के पावर -6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम 10 के पावर -12 कूलम, जिसको पिको कूलम भी बोल सकते हैं हम लोग, पिको कूलम, ठीक है। नैनो कूलम 10 के पावर -9 कूलम। ये सारी यूनिट्स छोटी यूनिट है चार्ज की। अगर चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना भाई? बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पॉजिटिव है एक यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव है तो ये भी रिपेल करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसी का अपोजिट हो गया, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा,
आ रही बात समझ में? तो ये दो प्रॉपर्टी तो आप लोग बचपन से जानते हो, लेकिन एक प्रॉपर्टी शायद आप लोग जानते होंगे अगर टीचरों ने बताया होगा, लेकिन स्कूल तो खुले ही नहीं। तो चलो, आपने ऑनलाइन पढ़ाई की होगी या कहीं और भी सुना होगा। ये बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, यहां से पॉइंट को लिखना है आपको, है ना। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका क्या मतलब हुआ है? आपको बोर्ड में पूछा गया है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को एक पर्टिकुलर स्पीड से थ्रो कर दिया गया है एयर में, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चार्ज ऑफ दिस बॉडी। उस बॉडी के चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा, बताइए आप लोग। अगर एक चार्ज बॉडी है, अगर उसको थ्रो कर दिया एयर में, तो उसके चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा? कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा, या एज इट इज रहेगा? तो बच्चों, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द चार्ज ऑफ दैट बॉडी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, तो आप यहां लिख दोगे दैट इज there is no change on the charge of a body due to its motion, right? फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी पेपर में आया हुआ है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये न्यू जानवर क्या आ गया भाई? क्वांटाइज्ड। आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन को समझने के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां पर। सपोज किया एक ए बॉडी है और यहां बी बॉडी है। ए से एक इलेक्ट्रॉन बी में चला जाता है, तो बच्चों ए पर कौन सा चार्ज होगा? +1। यहां पर कितना होगा? -1। ये तो जानते ही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो यहां पर 2+, यहां पर 2-। अगर बच्चों ए से बी पर 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो ए पर कितना चार्ज होगा? 3.5 प्लस और यहां होगा 3.5 माइनस। एम आई राइट? सही है ना? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आपने कभी सुना है कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है किसी बॉडी से? 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। वैसे कुछ पार्टिकल्स को देखे गए हैं कि 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, राइट? तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में चार्ज तो रहेगा, लेकिन किसके बराबर? इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20, 50, 1000, बट इट नेवर बी इन फ्रैक्शन। दिस प्रॉपर्टी of a charge is known as quantization of charge, right? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी में चार्ज तो होगा। चलिए कैपिटल क्यू से लिखें, होगा, लेकिन ये किसके बराबर? +- NE के बराबर।
n क्या भाई 0 1 2 3 डॉट डॉट। और E हम लोग जानते हैं 1.6 एंड 10 के पावर -19 कूलम, है ना। अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है इसका एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। नेचर होता है नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ नहीं लगा रहे क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है। समझ में आ गई बात। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी ड्यू टू विच इट कंसिस्ट द चार्ज इन द इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लिख लिया होगा आपने। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी ड्यू टू विच it contains the charge in the integral number of charge on electron, right? Q is equals to Na। तो बेसिक प्रॉपर्टी यही थे हमारे चार्ज के लिए। अब हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां देख लेते हैं। how many electrons transfer from a body to get 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? तो बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। और अगर मुझे कहोगे तो आपको गिवन है Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, 1 कूलम, N आपको निकालना है और E तो यहाँ पर जानते ही है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू Ne, N इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, राइट। Q हो गया 1 कूलम और 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम हटा दो, ये 10 के पावर -19 ऊपर कर लेते हैं हम लोग, 19 हो गया 1.6। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 इंटू 10 के पावर 18 लिख सकते हैं हम लोग। 1.6 पॉइंट को हटाइए 0 लगा दीजिए, कट गया 4 से 25, 4 4 जा, और ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो करके किसी भी बॉडी में चार्ज दे सकता है, कितना? 1 कूलम। अब अगर चार्ज की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं तो थोड़े मास की भी बात कर ले। चार्ज और मास में डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं, बस दोनों चीज हो जाएगा। चार्ज और मास में बेसिक डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं, चार्ज एंड मास। देखो भाई, छोटे छोटे डिफरेंस तो आप लोग जानते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, है ना। ये सब आप लोग जानते हो। जो मेन डिफरेंस जो हम बताना चाह रहे हैं आपको वो ये है कि चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, है ना। चार्ज is neither created nor destroyed, it only transfer from one body to other body by transferring of electrons। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से चार्ज डेवलप होता है, जिस बॉडी में जाएगा वो नेगेटिव और जिससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, चार्ज इज कंजर्व और मास इज नॉट कंजर्व।
नॉट कंजर्व। इसका एक एग्जांपल है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अगर किसी भी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से थ्रो किया जाए देन इट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। मास नहीं रहेगा, वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा, जबकि चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमने पहले ही पढ़ा है इसके पहले। एक तो ये, दूसरा चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब मोशन से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी के मोशन से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक इक्वेशन ये भी है, m नॉट इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी इन मोशन, m नॉट रेस्ट मास, v स्पीड ऑफ द बॉडी, और c स्पीड ऑफ द लाइट। राइट? अब देखो, अगर किसी भी बॉडी के स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो नेगेटिव वाला पोर्शन क्या होगा? घटेगा। ये बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, और डिनोमिनेटर घटेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगा। राइट? देन वी कैन से विद द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी के स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं तो मास बढ़ जाएगा। आगे बात समझे? अगर किसी भी बॉडी के स्पीड को हम बढ़ाते हैं, तेज फेंका हमने, तो क्या होगा कि बॉडी का मास बढ़ जाएगा। कंडीशन इज वन, द स्पीड ऑफ द बॉडी शुड बी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। राइट? तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं। एक और हम देख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इट इज क्वांटाइज्ड yet to be decide। ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ मास होता भी है या नहीं होता है। अगर आप नो भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो बच्चों, बेसिक डिफरेंस जो चार्ज और मास में है, जो आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, बस ये दो हैं। चार्ज इज कंजर्व, नॉट कंजर्व, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे। दूसरी तरफ चार्ज इज इनवेरिएंट एंड मास इज वेरिएंट, है ना। मास इज वेरिएंट। राइट? अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। Charging of a body. How many ways you can charge of a body? एक बॉडी को चार्ज आप कितने तरीके से कर सकते हो, बताओ आप। How many ways you can charge a body? एक बॉडी को कितनी तरीके से आप चार्ज कर सकते हो? भाई सिंपल आंसर है कि आप जितनी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो उतने तरीके से हम चार्ज कर लेंगे बॉडी को। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं,
जैसे सबसे पहले कंडक्शन ले लेते हैं। कंडक्शन, जैसे कि एक चार्ज बॉडी है, इस पर चार्ज बॉडी है और किसी दूसरे बॉडी को इसके टच में ले आते हैं, है ना। जैसे ही टच कराते हैं, कांटेक्ट में ले आते हैं, जैसे ही टच कराते हैं तो इस पर भी सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है। उसके बाद दूसरा इंडक्शन। इंडक्शन इसको एलाबोरेटली हम लोग पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल देखिए, अगर एक चार्ज बॉडी है, इसके कांटेक्ट में नहीं ला करके कुछ दूरी पर हमने रखा दूसरे बॉडी को, तो इसके सामने अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तीसरा है बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इधर है, ये नेगेटिव इधर है। यहां पर कोई बॉडी रख दिया तो क्या होगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। क्लियर है। तो ये सारे मेथड हैं जिससे कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इनमें से हमें सिर्फ पढ़ना है इंडक्शन। इंडक्शन है क्या, जैसा कि अभी हमने बताया कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास रखें और वीक से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास रखें, है ना। ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो अनचार्ज बॉडी के सामने इसका अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं इंडक्शन। Induction is the process due to which opposite charge is developed on the uncharged particle when it is placed near the charged particle. बेटे बचपन में मैडम ने सिखाया होगा कि आप स्केल लो, स्केल को रब करो हेयर में और बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाओ तो स्टिक कर जाता है। और ये जादू हम लोग दिखाते थे कि ये छोटे छोटे पेपर होते थे और यहाँ से कॉम, तो ये पेपर चिपक जाता था और ये जादू हो जाता था। लेकिन यही जादू जो है इसका नाम है क्या, इंडक्शन। इंडक्शन को हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है। मान लिया कि एक बॉडी ए है और ये फुल्ली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। फुल्ली पॉजिटिव चार्ज। इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड कहते हैं, लकड़ी के स्टैंड, या फिर रबर, प्लास्टिक, कुछ भी उस पर रख दिया। सिमिलर बॉडी को यहां पर लिया गया और इसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया गया। सिमिलर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया गया। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन समझ में आ गया? अ फुल्ली चार्ज बॉडी ए इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अनचार्ज बॉडी which is also placed on the insulating stand. क्वेश्चन है फर्स्ट, what will be the effect on the charge of B? बी के चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा? तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है और उसके सामने किसी अनचार्ज बॉडी को रखा जाए तो इसके सामने क्या होगा? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और बैक साइड पॉजिटिव, है ना? यानी फ्रंट साइड अपोजिट चार्ज और बैक साइड सिमिलर चार्ज। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, ड्यू टू इंडक्शन फ्रंट साइड ऑफ बी गेट नेगेटिव and back side get positive charge, right? बच्चों सेकेंड क्वेश्चन इस पर है, इसका सेकेंड पार्ट बना देते हैं। ये चार्ज आए कहां से? फ्रॉम वेयर चार्ज ऑन बी अराइज। कहां से आया चार्ज? ये जो बी पर चार्ज, चूंकि इंसुलेटिंग स्टैंड है, ना जमीन में जा सकता है ना जमीन से आ सकता है, ना इससे टच कराया हमने जो इससे इसमें ट्रांसफर हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि कहां से आए चार्ज? तो बच्चों आप लोग जानते हो कि हर एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, है ना? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स, दे आर इक्वल इन नंबर्स इन अ न्यूट्रल बॉडी। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स ए, है ना? चूंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मूविंग पार्टिकल है। तो बी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ए की तरफ भागेगा, राइट? और चूंकि इधर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे ऐसे ही, आप लोग लिख लो कि every neutral body consists equal number of electrons and protons. Due to force of attraction, electrons move towards A and hence front side get negative charge. Right? लिख लिया? Due to lack of electrons, back side of B get पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है आपको। थर्ड क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट कह सकते हैं हम। इफ बैक साइड ऑफ बी इज अर्थड, एक कॉपर के वायर को लगा दिया बैक साइड ऑफ बी में, इट इज सीन दैट ऑल पॉजिटिव चार्जेस वैनिस्ड, सारे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए। कहां गए बच्चे? बच्चे कहां नहीं गए,
बच्चों आप बताओ कि चार्ज कहां गए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि बैक साइड, बी के बैक साइड को हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया। जब अर्थिंग कर दिया तो देखा ये गया कि सारे पॉजिटिव चार्ज चले गए, खत्म हो गए। कहां गए? मोस्ट ऑफ यू कहोगे कि वो अर्थ के नीचे चला गया, ठीक है। लेकिन भाई मेरे, क्या पॉजिटिव चार्ज मूव करता है क्या? नहीं करता ना, नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। तो यहां पर क्या होगा कि हम कहेंगे कि अर्थ से, चूंकि अर्थ क्या है, ह्यूज मास ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज हैं अर्थ के अंदर। सो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केम आउट ऑफ द अर्थ टू न्यूट्रलाइज ऑल पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है आपका, इफ बैक साइड of B is earthed, it is seen that all positive charges vanished. Why? आंसर लिखेंगे, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स came out of the earth to neutralize all positive charges, राइट। तो ये तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, लिख लिया भाई, सही। अब एक क्वेश्चन और बताओ आप कि अगर मास देखें बी का तो इस पर क्या इफेक्ट होगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द mass of the body B। बी के मास पर क्या इफेक्ट होगा? क्या मास कम हो जाएगा? क्या मास ज्यादा हो जाएगा? या मास एज इट इज रहेगा? मास कम हो गया या ज्यादा हो गया या सेम रहेगा? बताओ, फटाफट बताओ। तो मास बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं निकला इससे, बी से। इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से बॉडी के अंदर आया है और इलेक्ट्रॉन्स में मास होते हैं, पता है आपका। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, इट विल बी इंक्रीज। समझ में आ गया। तो अगर ये 4 क्वेश्चंस आप देख लो तो आपको इंडक्शन में देखने की जरूरत नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, हाउ विल यू प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑफ द बॉडी ऑन द बॉडी। आप देखो कि नेगेटिव चार्ज रह गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसको हटा लेंगे हम, स्टैंड को हटा लेंगे, बॉडी को हटा लेंगे यहाँ से। तो क्या होगा, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और ये बी पर नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। तो आपसे अगर पूछेगा कि हाउ यू कैन प्रोड्यूस
निगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी विदाउट टचिंग इट। इसको बगैर टच किए कैसे आप निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो? तो हम कहेंगे बाय पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड बैक साइड ऑफ इट इज अर्थ। बैक साइड अर्थ जब तक नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा तो नेगेटिव एक्सेस नेगेटिव नहीं रहेगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी को बिना टच किए हुए, बिना सॉकेट में लगाए हुए चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। एक क्वेश्चन और, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मान लिया इस पर चार्ज क्यों है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव आया था इंडक्शन से। चलिए अभी हम मान लेते हैं यही है, यहाँ पॉजिटिव है, इधर निगेटिव। तो कितनी निगेटिव और कितनी पॉजिटिव चार्ज होंगे आप बताओ? अगर टोटल चार्ज ए पर है ना क्यू है, तो बी पर कितनी निगेटिव, जितने निगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव, तो कितने होंगे इस पर? तो इसके लिए मैं क्वेश्चन बता देता हूं। मान लिया इस पर चार्ज हो गया क्यू डैश, तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू होता है क्यू 1 - 1 बाय के, वेयर के इज dielectric constant of the material of the body। जिस बॉडी पर चार्ज होगा उसके मटेरियल का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फॉर मेटल्स के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट वैल्यू होता है के का। किसके लिए? मेटल के लिए। तो यहां पर क्या होगा? क्यू डैश क्यू 1 - 1 बाय इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू। अगर मेटल की बात करें तो दोनों पर सेम चार्ज होंगे, लेकिन अगर अदर मटेरियल ले ले, जैसे कि सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसमें जैसे वाटर है, वाटर में वाटर की वैल्यू के लिए 80 होती है। तो आप देखो कितना हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू 1 - 1 बाय 80, यानी हो गया 79 क्यू अपॉन 80। आगे भी समझे? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। बच्चों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए कल हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज subscribe our channel. Thank you.